Good morning friends, welcome back to our classes. So in today's class, as discussed in our last class also, that we are going to start resistors. So basically resistors are of two types. Two kind of resistors are found in market. One is wire bound resistor and one is carbon resistor. So what is wire bound resistor? It is generally made up of wire only. So it has a resistance value of from a few fraction to some hundreds. ठीक है, तो वायर बाउंड रेजिस्टर की क्या बात हुई कि जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो फ्यू फ्रैक्शन से लेकर के फ्यू हंड्रेड तक जाएगा. ठीक है, सो सिंपली आई एम राइटिंग, ये दोनों क्या है, इनका जो बेसिक डिफरेंस है उनके रेजिस्टेंस के बेस में है. सो हियर आई एम राइटिंग रेजिस्टेंस इज फ्रॉम fraction to few hundreds. एग्जाम्पल के लिए 0.1 ओम, ठीक है, 0.7 ओम या 70 ओम या 110 ओम, लाइक दिस छोटे रेसिस्टर्स होते हैं. ठीक है, तो ये किनसे बनते हैं, तो इसका जो एग्जाम्पल है कुछ आपको बता दूं, नाइक्रोम, मैंगनीन, और मैंगनीन हो गया, नाइक्रोम हो गया. चलो ठीक है, यही दो काफ़ी है. ठीक है, ज़्यादा जानने की भी क्या ज़रूरत है. NiN होता है मैंगनीन, ठीक है, और कॉन्स्टेंटिन भी होता है, कॉन्स्टेंटिन. और उसके बाद बात आती है कार्बन रेजिस्टर की. तो कार्बन रेजिस्टर क्या होता है, हायर रेंज का. ठीक है, so carbon resistor is what, higher range resistor made up of carbon. ठीक है, तो हायर रेंज के जो रेजिस्टर होते हैं वो कार्बन रेजिस्टर होता है. ठीक है, इसका यूज कहां होता है, इसका यूज होता है जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, तो आई एम राइटिंग एक्सेसिव यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, चलिए, ओके फाइन. सो यहां पे एक और पॉइंट बता सकते हैं कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टर की बात हो रही है, can be find out by its color code. ठीक है, तो ये दो तरह की रेजिस्टर है, दोनों आप देखेंगे अपने लैब में. फिजिक्स का जो आपका लैब है उसमें आप जनरली दोनों टाइप के रेजिस्टर्स देखेंगे. बात कर ले कार्बन रेजिस्टर्स की. कार्बन रेजिस्टर की हम जनरली बात करेंगे. चलिए, हो गया होगा. तो कितने तरीके के कार्बन रेजिस्टर होते हैं वो मैं थोड़ा सा एक टेबल बना करके इसे समझेंगे हम. सो एक कॉलम बनाएंगे कलर के लिए. ठीक है, एक कॉलम बनाएंगे नंबर्स के लिए, एक कॉलम बनाएंगे मल्टीप्लायर के लिए, एक कॉलम बनाएंगे टॉलरेंस के लिए. ठीक है, अब इसको देखिए, याद करने का आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताता हूं. देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय of Great Britain have very good wife.
ठीक है, सॉरी थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, थोड़ा छोटा कर ले इसे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्या बोला मैंने? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, ठीक है, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है, और लास्ट में एक लिख लीजिएगा नो कलर। तो आपका फर्स्ट टेबल रेडी हो गया। क्या बोला मैंने? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस एंड नो कलर, ठीक है। तो पहला लाइन याद हो गया, ठीक है। अब इसका देखिए कलर, ये है क्या एक्चुअल में, ये क्या है? कलर के फर्स्ट वर्ड है, याद करने के लिए बस मैंने ऐसा आपको एक सीक्वेंस बताया। तो देखिए है क्या ये? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड व्हाइट। देखिए बताइए क्लियर है ये? ठीक है। अच्छा, अब दूसरा कॉलम पे आ जाइए। तो दूसरे कॉलम में क्या है? 0 से लेकर के 9 तक नंबर लिख लीजिए। ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वॉयलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 एंड व्हाइट के लिए 9। खत्म। गोल्ड सिल्वर को कोई आपको कोडिंग नहीं देनी है, ठीक है। अब इसके बाद आता है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर स्टार्ट करिए 1 से लेकर के, ये 1, फिर ये 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, पावर में 6, पावर में 7, पावर में 8 एंड पावर में 9, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सॉरी थोड़ा सा हिल गया, ओके कोई नहीं। सो ये हो गया आपका मल्टीप्लायर, ठीक है। अब 9 के बाद जो मल्टीप्लायर है वो गोल्ड और सिल्वर को भी मिलता है, ठीक है। ये मल्टीप्लायर जो है आपका गोल्ड और सिल्वर को भी मिलेगा। तो गोल्ड के लिए मल्टीप्लायर होता है 10 टू द पावर -1 और सिल्वर के लिए मल्टीप्लायर होता है 10 टू द पावर -2, ठीक है। बोलो याद रहेगा, है कि नहीं? बड़ा सिंपल सी बात है। अब इसके बाद जो आखिरी कॉलम है वो है टॉलरेंस के लिए। तो ये जो टॉलरेंस वाला है, ये टॉलरेंस नीचे के 3 के होते हैं, ठीक है। व्हाइट कलर के बाद वाले जो होते हैं गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, ठीक है। तो इसका टॉलरेंस देख लीजिए। तो टॉलरेंस गोल्ड का होता है, ये परसेंटेज में अगर टॉलरेंस हम लिखते हैं तो 5%, सिल्वर का होता है 10% और अगर कोई कलर नहीं है तो टॉलरेंस होगा 20%। टॉलरेंस का मतलब होता है कि कितना वो आगे पीछे थोड़ा फ्लक्चुएशन आ सकता है, ठीक है, कम या ज्यादा। ये ±5% या ±10% या ±20% है। अभी देखते हैं, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। ये टेबल बना लीजिए। इस टेबल के हेल्प से आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। टेबल आपको याद करना मैंने बता दिया, कैसे याद करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। फिर 0 से लेकर के 9 तक में व्हाइट खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लायर में पहले वाले को 1 डालिए और फिर 1 से लेकर के 9 तक आपका ये 9 में मल्टीप्लायर खत्म हो जाएगा। लास्ट के 2 को दे दीजिए -1 -2, ठीक है। फिर टॉलरेंस नीचे के 3 को दीजिए 5 10 20, दैट्स इट, खत्म, बात कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अब देखिए होगा क्या। बात ऐसी होगी कि आपके पास कोई एक ऐसा रजिस्टर होगा सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है, और इस रजिस्टर के ऊपर बैंड बने होंगे अलग अलग कलर के। सपोज ये एक कलर का बैंड हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे कलर का बैंड होगा, फिर इसके बाद एक तीसरे कलर का बैंड होगा, फिर इसके बाद एक चौथे कलर का बैंड होगा। कई जगह 3 बैंड भी आपको मिलेंगे, ठीक है, कई जगह 4 बैंड भी आपको मिलेंगे।
तो अब इसमें देखिए है क्या, तो ये जो फर्स्ट टू बैंड्स होते हैं, फर्स्ट टू बैंड्स जो होते हैं, मैं इसको यहीं पे रखना चाहता हूं क्योंकि एक आध आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा तो ये वैल्यूज जो है आपके सामने होनी चाहिए। तो यहीं पे मैं बता देता हूं कि जो फर्स्ट टू बैंड होते हैं वो आपका रेजिस्टेंस बताते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं फर्स्ट टू बैंड क्या बताते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर बताता है। ठीक है, फर्स्ट टू बैंड ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बताएगा, और थर्ड बैंड मल्टीप्लायर बताएगा। तो थर्ड बैंड क्या बताएगा, मल्टीप्लायर। और फोर्थ बैंड टॉलरेंस बताता है। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, फोर्थ बैंड टॉलरेंस बताएगा। ठीक है, अब क्लियर है। इसी से रिलेटेड आपका कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन कैसा होता है, क्वेश्चन होता है, एक सेकेंड बताता हूं। A resistor have 3 color band. A resistor has 3 color band of red, red, orange and silver. Find out the resistance of that particular resistor. ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि एक रेजिस्टर है जिसमें 3 कलर के बैंड है, रेड, ऑरेंज, गोल्ड। तो इसके लिए आप रेजिस्टेंस निकाल करके बताइए कि इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। तो हमेशा मैंने आपको क्या बताया कि जो शुरू के 2 होंगे वो क्या बताएंगे, रेजिस्टेंस बताएंगे। तो रेड की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 लिख लो। ऑरेंज की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 लिख लो। और जो थर्ड वाला है वो हमेशा क्या बताएगा, मल्टीप्लायर। तो गोल्ड का मल्टीप्लायर कितना है, 10 टू द पावर -1, तो 23 इंटू 10 टू द पावर -1। और अगर चौथा बैंड नहीं है, ठीक है, चौथा बैंड नहीं है, नो कलर है, तो हमको क्या लेना है, टॉलरेंस लेना है यहां पे ±20%। ठीक है, तो ये ±20%, ये आपका रेजिस्टेंस आ गया उस पर्टिकुलर रेजिस्टर का। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो एक बना करके देखिए, और ऑरेंज, ब्लू, गोल्ड, सिल्वर। चलिए अब इसका रेजिस्टेंस अपने से निकाल करके देखिए, निकलता है क्या? बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑरेंज का कितना होता है 3, ब्लू का कितना होता है 6, शुरू के 2 रेजिस्टेंस, इनटू तीसरा वाला मल्टीप्लायर होता है गोल्ड का मल्टीप्लायर कितना है 10 टू द पावर -1। ठीक है, और फोर्थ वाला क्या बताता है, टॉलरेंस, तो प्लस माइनस सिल्वर का टॉलरेंस कितना है 10%, तो ये 10% हो गया। बताइए है कि नहीं, बड़ा सिंपल है ना, कर सकते हैं। चलिए यही बस इतना ही क्वेश्चन होता है, यही 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये वैल्यू दे दे, ठीक है, हो सकता है आपको कोई, चलिए ये कर लिया होगा आपने, ये एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, ये थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं। चलिए अब एक एग्जांपल के लिए मैं दे देता हूं कि दे दिया सपोज 76 इंटू 10 टू दी पावर 4 ±5%। इसमें बताइए कि थर्ड बैंड कौन सा है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट बैंड कौन है वो भी देख लेते हैं, सेकंड कौन है वो भी देख लेते हैं, थर्ड कौन है ये भी देख लेते हैं, और फोर्थ कौन है ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट बैंड 7 के अलॉन्ग क्या है, वॉयलेट। फिर 6 के अलॉन्ग क्या है, ब्लू।
थर्ड क्या होता है? मल्टीप्लायर। 10⁴ किसके अलॉन्ग है? येलो। और फोर्थ टॉलरेंस। टॉलरेंस कितना है आपका? 5%। 5% है तो क्या होगा? गोल्ड। तो ये हो गया आपका। ये 4 कलर है, कोई सा भी बैंड पूछेगा तुरंत आप बता सकते हो। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? है कि नहीं? बड़ा इजी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप अगर आप दुकान में जाते हैं, भैया एक रजिस्टर देना, ठीक है, तो वो रजिस्टर आपको देगा, वो रजिस्टर का आप कलर देख करके बता सकते हो, अच्छा हाँ ये जितने मैंने अगर 10 ओम का मांगा है या ये 150 ओम का मांगा है तो ये 150 का दिया है कि नहीं दिया है। अगर आपको चाहिए कि हो सकता है आप टॉलरेंस कम रखना चाहते हैं या टॉलरेंस ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो चौथे बैंड को देख करके बताओगे, अरे भैया ये गोल्ड वाला नहीं, ये मेरे को बिना कलर वाला चाहिए, चौथा बैंड नहीं चाहिए, या फिर चौथा बैंड जो है सिल्वर कलर में मेरे को चाहिए, ये 100 ओम में ही, तो वो आपको फिर चेंज करके देगा। तो ये जो है टेक्निकल चीज़ें जो है ये आपके अगर दिमाग में बैठ गई तो ये सारी जो है बहुत ही अच्छी चीज़ रहती है। ये चीज़ों से अगर आप इसी तरीके से प्रैक्टिकल वे में जो है फिजिक्स से लग करके चलेंगे तो बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए जिसे करना है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसका मतलब कि रो की वैल्यू टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट। रो जो नॉट वर्ड यूज कर रहा हूं मैं वो इनिशियल के लिए, टी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, चलो मैं इसका भी लिख दूंगा, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये फॉर्मूला होता है टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच के रिलेशन का। ठीक है, जहां पे रो नॉट क्या है? रेजिस्टिविटी एट टी नॉट टेम्परेचर, यानी इनिशियल टेम्परेचर। टी नॉट यानी कि इनिशियल टेम्परेचर है। ठीक है, यहां लिख भी देता हूं, टी नॉट क्या है आपका? इनिशियल टेम्परेचर, या फिर आप 0 डिग्री बोल लीजिए। ठीक है, रो टी क्या है? रेजिस्टिविटी एट टी टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एट टी टेम्परेचर। ठीक है, टी क्या है आपका? टेम्परेचर एट विच रेजिस्टिविटी इज टू बी फाइंड आउट। जिस टेम्परेचर पे आपको रेजिस्टिविटी निकालना है वो क्या है आपका? टी टेम्परेचर है। ठीक है, और अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, टेम्परेचर एट विच रेजिस्टिविटी इज टू बी चेक्ड। चलिए, ये फॉर्मूला है और इसमें जितनी चीजें दी हुई हैं उसके बारे में लिख लिया, ये नोट डाउन कर लीजिए। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कंडक्टर के लिए है, ये भी आपको बता दूं। ये फॉर्मूला किसके लिए है? फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, सबके लिए अलग अलग होता है ये। तो देखिए, पहले तो कंडक्टर के लिए समझ लीजिए। तो बात क्या है, मैंने बोला कि टी टेम्परेचर को बढ़ाओ,
20, 30, 40, 50, 60। अब जैसे जैसे ये टी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, माइनस करने के बाद ये वाला जो टर्म है वो मेरे को क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अगर ये 20 था, फिर 30 कर दिया, फिर 40 कर दिया, तो इसमें कुछ भी माइनस आप कर रहे हो, जैसे -1, -1, -1, तो 20 - 1 19, 30 - 1 29, 40 - 1 39। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, ये माइनस करने के बाद कंटेंट ज्यादा मिल रहा है। अब ये ज्यादा वाला अगर 1 से प्लस होगा तो और बड़ी वैल्यू मिलेगी, और बड़ी वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब कि रो भी बढ़ेगा, यानी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो। अब आई बात समझ में? रेजिस्टिविटी मतलब क्या होता है, रोकने की क्षमता, ठीक है, करंट को फ्लो होने नहीं देगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, कंडक्टर में करंट फ्लो होने का जो क्षमता होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो जनरली जो है आपने देखा होगा कि बोलते हैं ना कि अरे ज्यादा टेम्परेचर पे इसको मत चलाना। किसको मत चलाना? कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, करंट फ्लो होने का क्या होता है, बहुत कम वैल्यू करंट फ्लो होती है, और करंट में फ्लक्चुएशन आया तो जितना आपके बोर्ड को सप्लाई चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को सप्लाई चाहिए उतना मिलेगा नहीं, तो फिर हो सकता है उसके खराब होने की ज्यादा चांसेस बढ़ जाए। आई बात समझ में? तो इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा टेम्परेचर पे किसी मशीनरी को आप मत चलाइए, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गया हमको कि अगर टेम्परेचर मेरा बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। किसके लिए? कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा ग्राफ बना करके समझते हैं इनकी कहानी को। चलिए ठीक है, समझते हैं। हो गया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो आपके लिए मैं 3 ग्राफ बनाता हूं, एक्स पे टेम्परेचर, वाई पे रेजिस्टिविटी। ये किसके लिए? मेटल्स के लिए। टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी। ये ग्राफ किसके लिए? ये एलॉयस के लिए। ये टेम्परेचर, ये रेजिस्टिविटी। ये किसके लिए? ये सेमीकंडक्टर्स के लिए, ठीक है, जिसको मेटालॉइड भी कहते हैं हम। तो देखिए अब तीनों में क्या फंडा है, तीनों का जो यूजेज है, तीनों का जो यूजेज है वो इनके टेम्परेचर पे डिपेंडेंस पे जो है डिपेंड करता है। कैसे? देखिए टेम्परेचर आपका 0 था, रेजिस्टिविटी इतना था, यानी करंट बढ़िया से फ्लो हो रहा था। अब जैसे जैसे मैं करंट बढ़ाता हूं, रेजिस्टिविटी बढ़ने लगती है, और टेम्परेचर की वैल्यू थोड़ा और ज्यादा किया तो ये एकदम एक्सपोनेंशियली आपका बढ़ गया, यानी कि अब करंट फ्लो बहुत कम हो रहा होगा। रेजिस्टिविटी बढ़ गई यानी करंट का फ्लो डिक्रीज हो गया, ठीक है। आ रही है बात समझ में? किसके लिए है ये? मेटल्स के लिए। वही बात करें एलॉयस की, जैसे कि नाइक्रोम, ठीक है, ऐसे एलॉयस की, तो एलॉयस में क्या होता है, ये जो आपका एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी था, ये इस केस में उतना एक्सपोनेंशियल इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हां रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, यानी करंट का फ्लो डिक्रीज होगा, लेकिन एक हद तक, ठीक है। इसलिए एलॉय का देखो क्या यूज हो गया। तो थोड़ा बहुत जहां पे टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन आता है, यानी टेम्परेचर बढ़ता है, तो वहां पे मैं क्या करता हूं कि मेटल ना यूज करके कोई एलॉय के कंपोनेंट यूज कर लूं, ताकि रेजिस्टिविटी की वैल्यू को भी मैं कंट्रोल कर सकूं, ठीक है। अब आता है सबसे काम वाली चीज, ये है सेमीकंडक्टर। क्यों सेमीकंडक्टर यूज करते हैं? सेमीकंडक्टर का मतलब ही होता है सेमी कंडक्टर, जो कि थोड़ा बहुत कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर, है कि नहीं। तो हमको तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना है, तो क्यों ना मैं मेटल यूज कर लूं इंस्टेड ऑफ सेमीकंडक्टर। तो देखो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, टेम्परेचर कम होता है
तो रेजिस्टिविटी हाई होती है, यानी करंट फ्लो नहीं होता। एक पूरा का पूरा आपको सेमीकंडक्टर का चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में, डोंट वरी, एकदम डिटेल में जाओगे, क्यों होता है, कैसे होता है, फलाना ठिकाना। अभी बस इतना समझिए आप कि टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टिविटी हाई। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होते जाती है, यानी कि करंट का फ्लो बढ़ता जाता है। यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट के बढ़ने पे, सॉरी, टेम्परेचर के बढ़ने पे और करंट फ्लो करवाता है। इसीलिए आपके मोबाइल के जितने भी गैजेट्स में छोटे छोटे चिप्स वगैरह बनते हैं वो सारे सेमीकंडक्टर के मटेरियल के बनते हैं, ताकि अगर आप बहुत देर तक मोबाइल यूज कर रहे हो, जो कि आप करते हो, जिससे कि बैटरी गर्म होता है, उससे क्या होगा, मोबाइल के गर्म होने के बाद भी, यानी टेम्परेचर के बढ़ने के बाद भी आपके सर्किट में जो फ्लो ऑफ करंट है वो बहुत अच्छे से हो, यानी कि गर्म हुआ तो और अच्छे से करंट फ्लो होगा। आई बात समझ में? लेकिन ऐसा मत करना कि एकदम गर्म करते तक ही हमेशा इस्तेमाल करो। बैटरी की एक लाइफ होती है, ठीक है? जितना ज्यादा आप उसको हीटअप करते हो उसका लाइफ साइकिल रिड्यूस होता है, ठीक है? तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि बैटरी कैसे काम करता है, ठीक है? तो ये जो है एक मैंने आपको ग्राफ बना करके बताया कि किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी फॉर मेटल्स और एलॉयज और सेमीकंडक्टर। प्लीज राइट डाउन दिस। और कुछ बच रहा है आपका? चलिए, ठीक है, हो गया होगा। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपका सॉल्व न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के बुक में है। आपको बता दूं 0 डिग्री पे एक देखेंगे आप बुक में, आपको मिलेगा 0 डिग्री पे 5 ओम का रेजिस्टेंस होता है, 100 डिग्री पे जाते हैं तो 5.37 हो जाता है, ठीक है? तो और थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को तो 5 एक्चुअली एक मतलब कि स्टीम बाथ में रखते हैं तो 5.37 होता है, और उसको बॉईल करते हैं तो 5.87 समथिंग हो जाता है। तो वो जो बॉइलिंग का टेम्परेचर है वो आपको पूछा है, ठीक है? तो जो रो के लिए फॉर्मूला था वो आर के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है? क्या एप्लीकेबल है, मतलब क्या है? तो आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट भी मैं लिख सकता हूं, ठीक है? यही चीज रो के लिए भी एप्लीकेबल है, ये आर के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है? आर के जगह आप रो भी यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले का यूज करके वो वाला न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करिए, बहुत आसानी से आपको बनेगा, ठीक है? एक बार में किसी दो टेम्परेचर को लेकर के अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद अल्फा की वैल्यू वहां पे डाल करके किसी दो टेम्परेचर के बीच में निकाल लीजिए, जो अननोन है आपको मिल जाएगा वैल्यू। कोशिश करिए, बनेगा नहीं बनेगा फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास से फिर हम रजिस्टर का कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड इन पैरेलल शुरू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा एक लेक्चर जो है इसी पे मैं लूंगा, ठीक है? तो मे भी हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा हायर लेवल पे आप जाएंगे तो आपको और भी थोड़ा सा टिपिकल कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे हम 1-2 क्लासेस अपने पूरा डिवोट करेंगे और बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है? सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।